तो हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कनिष्ठा वर्ल्ड पे। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के अंदर यार तनु विलयनों का वन टॉप सिद्धांत। बिल्कुल यार, हमारी जो रेगुलर सीरीज है बिल्कुल कंटिन्यू यार चला रहे हैं हम मस्त तरीके से, है ना। आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं। और भाई ये जो तैयारी है भाई, ये 100 नंबर की चल रही है। 100 नंबर का वादा आपसे किया है और 100 नंबर आपको दिलाकर ही रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रेगुलर यार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और भाई हम बढ़ाते हैं सीरीज को आगे। तो इससे पहले यार, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये लिखा है भाई तनु विलयनों का। अब देखो, तनु विलयन आप जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे। तनु विलयन क्या होता है? एक पतला विलयन होता है ना। पतला विलयन मतलब जिसमें बहने का गुण हो, वो आपका तनु विलयन होता है। और हमने ये सीखा था कि तनु विलयन वह भी होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। और सिंपल सी बात है यार, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी वो पतला ही विलयन होगा, तनु ही होगा। क्लियर है? तो तनु विलयन जान गए। अब तनु विलयनों का वन टॉप सिद्धांत, मतलब जो वन टॉप वैज्ञानिक थे, इन वन टॉप वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था तनु विलयनों से संबंधित। उस सिद्धांत को हम कहते हैं तनु विलयनों का सिद्धांत। एक्चुअल में क्या हुआ मेरे भाई, जो वांटोव महोदय थे, इन वांटोव महोदय ने तनु विलयनों का बहुत अध्ययन किया। जो पतले विलयन थे इनका इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया। एक दो दिन नहीं, सालों बीत गई भाई इनको अध्ययन करते करते, ठीक है। तो इन्होंने तनु विलयनों का बहुत ज्यादा अध्ययन किया। और बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था? वो निष्कर्ष ये था, देखो ये लिखा है, तनु विलयनों का जो परासरण दाब होगा, जो तनु विलयन मतलब जो पतले विलयन होते हैं, ठीक है, तनु विलयन मतलब जो पतले विलयन होते हैं, इनका जो परासरण दाब होता है। अब परासरण दाब क्या होता है तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। परासरण दाब पाई होता है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पाई होता है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें बोला जो तनु विलयनों का परासरण दाब होगा, क्या होगा? परासरण दाब। उस वाष्प दाब, ये लिखा है वाष्प दाब, वाष्प दाब को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीछे। उस वाष्प दाब के बराबर होगा। किस वाष्प दाब के बराबर होगा? उस कौन से? जो विलेय, मतलब जो तनु विलयन में, देखो ये विलयन है, ये क्या है? विलयन। तो इस विलयन में विलेय तो हो गई, होगा कि नहीं होगा? तो इस विलयन में विलेय होगा ना, है ना। तो उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो विलेय, मतलब इसके अंदर जो विलेय है, वो जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है, मतलब इसके अंदर जो विलेय है, इसके अंदर जो विलेय है, जो विलेय है वह विलेय वाष्प अवस्था में जब ले जाएंगे उस विलेय को, तो वाष्प अवस्था में जितना उस पे वाष्प दाब लगेगा वो वाष्प दाब इस विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये अध्ययन, अब इतना बारीकी से अध्ययन किया गया, ठीक है। तो भाई किसी भी व्यक्ति, ये वैज्ञानिक हैं, ये नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित वैज्ञानिक हैं, इनको नोबेल पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिल गया। इन्होंने कोई बात जब बताई है तो वो प्रकृति में पूरी सिद्ध है। 100% कुछ भी कर लो, प्रकृति रचती है, ऐसा बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो हवा में नहीं दिया गया सिद्धांत, है ना। आप लोग सोचते हो कि हम इतना कुछ करते हैं हमें तो नहीं मिलता, इनको कैसे मिल गया? तो भाई इन्हें बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, बहुत ही चीजों को बताया और उस चीज ने प्रकृति को रच दिया। प्रकृति में वो चीज सिद्ध है, ठीक है। तो देखो समझ गए ना। तो तनु विलयनों का जो परासरण दाब होगा वो उस वाष्प दाब के बराबर होगा। किस वाष्प दाब के बराबर? किस वाष्प दाब के बराबर? जो तनु विलयन में जो विलेय है वो वाष्प अवस्था में जाएगा, तो उस अवस्था में जो वाष्प दाब वो उत्पन्न करेगा वो वाष्प दाब इस विलयन के वाष्प दाब, सॉरी, परासरण दाब के बराबर होगा। हिसाब साफ लिखा है, जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल वाष्प दाब। जबकि आयतन और ताप विलयन के आयतन और ताप के बराबर होंगे। आयतन और ताप से कोई इसका संबंध नहीं है, आयतन और ताप से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस परासरण दाब की यहाँ और वाष्प दाब की बात की गई है, क्लियर है, ठीक है। ये सिद्धांत हो गया। अब देखो इस आधार पर वांटोव ने, मतलब इस आधार पर जब ऐसा हुआ कि भाई परासरण दाब वाष्प दाब के बराबर हो गया, तो इस आधार पर जो वांटोव थे, इस वांटोव ने क्या किया? आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया। आदर्श गैस समीकरण आपने 11वीं में पढ़ा है, क्या होता है? PV बराबर nRT, यही होता है ना आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया, ठीक है। और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए एक समीकरण दे दिया। क्या दे दिया? एक समीकरण, जिसे हम वांटोव समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वांटोव सिद्धांत हो गया। वांटोव सिद्धांत में आपको इतना ही याद रखना है, तनु विलयनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है, या फिर यूं बोल सकते हो तनु विलयनों का परासरण दाब
विलेय के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया और एक समीकरण दिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना अतः, अतः आदर्श गैस समीकरण यही है ना, पीवी बराबर NiT। किंतु यहाँ पर देखो ये साफ साफ बात की गई है कि भाई जो परासरण दाब है, मतलब जो पाई है, वो किसके बराबर है, P के बराबर। ऐसा बोला ना, परासरण दाब वाष्प दाब के बराबर है। ठीक है, अर्थात पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। तो इस लाइन के बाद अर्थात करके आप ये भी लिख सकते हो, अर्थात पाई इज इक्वल टू P। क्लियर है? ठीक है, किंतु यहाँ पर आप किंतु लगा देना, किंतु पाई इज इक्वल टू P या P इज इक्वल टू पाई। तो जो P है क्या है, वाष्प दाब है। इस वाष्प दाब की जगह हम पाई रख सकते हैं, P की जगह पाई रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। बिल्कुल ठीक है, तब यहाँ पर इसको समीकरण 1 कर सकते हो चाहे तो। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू P, तो मतलब P की जगह आप क्या रख दोगे, पाई। तो जब ये पाई रख दोगे तो ये बन जाएगा पाई V बराबर NRT बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप पाई की वैल्यू निकालोगे, पाई की वैल्यू निकालेंगे तो V को बटे में ले जाओ, तो ये n और v बटे में गया, तो ये v और ये r और ये t। ठीक है, अब हमने देखा है कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता होती है C, वो क्या होती है, n बटे v, मतलब मोल बटे आयतन। ये हमने पढ़ा है, 11th से ही पढ़ के आए हैं। अगर नहीं सीखा तो आप सीख लो भाई। जो सांद्रता है इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/v। n क्या है, मोल संख्या, और v क्या है, आयतन। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं C। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। ये जो आपका समीकरण है, ये भाई वन टॉप समीकरण है। कौन सा समीकरण बेटा, ये वन टॉप समीकरण। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, पाई क्या है, तो आप पाई जानते हो, आप जहां करके इन चीजों को लिख सकते हो, जहां पाई इज इक्वल टू परासरण दाब, परासरण दाब। C क्या है बेटा, C सांद्रता है विलेय की। ठीक है, C सांद्रता है किसकी है, विलेय की। ठीक है, अब R क्या है, तो R है बेटा गैस नियतांक, गैस नियतांक। ध्यान रखना R क्या है, गैस नियतांक। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज आपको पता ही होगी। ठीक है, R क्या है, गैस नियतांक। ठीक है, अब इस R की वैल्यू कितनी होती है, तो इस R की वैल्यू होती है 0.0821, 0.0821 इस R की वैल्यू होती है। ये R का मान होता है 0.0821। ये R का क्या होता है बेटा, मान होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और T क्या है, तो T है आपका परमताप। T क्या है, परमताप। तो ये आपका वन टॉप सिद्धांत हो चुका है, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? अब वन टॉप सिद्धांत हमने पढ़ लिया और एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था भाई, परासरण दाब। तो हमने केवल परासरण दाब तो पढ़ा था, लेकिन परासरण दाब से संबंधित हमें एक क्वेश्चन जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। तो वो क्वेश्चन अब हम पढ़ लेंगे। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि पहले हमें उसको पढ़ने से पहले भाई वन टॉप सिद्धांत की जरूरत पड़ती थी, जो हमने अभी पढ़ा। तो अब हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख रहे हो तो उसको लिखते हुए चलो। तो मेरे भाई वो क्वेश्चन ये है कि भाई परासरण दाब की सहायता से, मतलब परासरण दाब की सहायता लेना है और परासरण दाब की सहायता से जो विलेय है, इस विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। देखो एक क्वेश्चन कल आया था, मैंने आपसे बोला था कि भाई जो अणु संख्या गुणधर्म है, इन अणु संख्या गुणधर्म का उपयोग हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए करते हैं। कल या परसों ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो भाई हमने क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान किया था। हेमांक में अवनमन की सहायता से भी हमने विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया था, लेकिन परासरण दाब की सहायता से नहीं किया था। तो वो अब कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। परासरण दाब क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है और इसका उपयोग विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इससे भी हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब परासरण दाब की सहायता लेना है, ध्यान रखना, और विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब परासरण दाब की सहायता लेना है। तो भाई परासरण दाब जो पाई होता है, इसका कोई फॉर्मूला होता हो तब तो उसकी हम सहायता लें। तो अभी पहले नहीं था पता, लेकिन अब पता चल गया कि जो परासरण दाब है इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। अब भी आज हमने वन टॉप सिद्धांत से देखा, तो भाई अब भी हमें पता चल गया कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है। पहले नहीं था पता, लेकिन अब चल गया पता। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, यहाँ पर एक लाइन लिख देना वन टॉप समीकरण से, वन टॉप समीकरण से, वन टॉप समीकरण से। क्लियर? तो ये पाई इज इक्वल टू CRT होता है।
अब हमें विलेय के आणविक द्रव्यमान, अब विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, देखो विलेय मतलब होता है बी, आणविक द्रव्यमान को हम भी एम से व्यक्त करते हैं, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है एम बी। देखो अगर आप शुरू से मेरे मेरे मतलब मुझसे स्टार्टिंग से आप जुड़े हो तो यार एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप शुरू से नहीं जुड़े तो भाई यार चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इस न्यू सेशन की, जो है ना इस चैप्टर की, तो आप देख लो, क्रम से देख लो, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है भाई, भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ लेकिन यार दम पूरी लगा रहा हूँ, 100% पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज समझाती हूँ, चल रहा हूँ, क्लियर है। ठीक है, और भाई आप ही की बदौलत है कि यार आप मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ये जो है ना व्हाइट बोर्ड को स्मार्ट में कन्वर्ट करा सकते हो जल्दी, लेकिन ये सब डिपेंड है आप ही के ऊपर। तो भाई आप चाहो तो जब तक इस पे पढ़ना है तो भाई इस पे पढ़ो, अगर आपको स्मार्ट पे पढ़ना है तो सपोर्ट करो और स्मार्ट पे पढ़ लो फिर, है ना। चलो, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्लियर है। अब देखो हमें किसकी गणना करना है, एम बी। तो भाई एम बी, पाई का तो और कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो पाई के अंदर तो भाई एम बी है ही नहीं सकता। ठीक है, अब सी के अंदर सी का कोई फॉर्मूला होता है, हाँ सी का फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू होता है एन अपॉन बी। ठीक है, एन अपॉन बी होता है, तो भाई ये एन अपॉन बी, आर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टी का फॉर्मूला नहीं होता, तो ये जो सी इज इक्वल टू एन अपॉन बी होता है यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो सी की जगह क्या रखेंगे बेटा, एन अपॉन बी, और ये रहा आर टी। हमें एम बी निकालना है, तो बेटा देखो अब एम बी इसके अंदर निकलेगा। देखो हमें पता है ना एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है। एन क्या है, मोल संख्या, एन क्या है मोल संख्या, और एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है। सारी चीजें आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं बेटा, एक एक चीज। ठीक है, एन डब्ल्यू अपॉन एम होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको विलेय के लिए लिखूं, अगर मैं विलेय के लिए इसको लिखूं तो ये डब्ल्यू बी और एम बी हो जाएगा। और विलायक के लिए क्या होता है, तो विलायक के लिए होता है ए, विलायक ए होता है तो ए होता है ना। बट हमें तो विलेय के आणविक क्रमांक ज्ञात करना है, तो ये हम विलेय के लिए लिखेंगे, तो n इज इक्वल टू हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह हम फॉर्मूला रखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, और ये बटे में भी है, चलने दो, और ये रहा आपका r और ये रहा आपका t। ठीक है, अब ऊपर बटे में है तो वो बटे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, ये नीचे आ जाएगा, तो ये रहा एम बी, और ये रहा भी, और ये रहा आर, और ये रहा टी। अब हमें किसकी गणना करनी है, एम बी, हमें एम बी निकालना है, तो एम बी को ले जाओ इधर और पाई को ले जाओ इधर। ठीक है, तो अब जब एम बी ऊपर चला गया तो ये ऊपर हमें क्या दिख रहा है, एम बी। ठीक है, अब यहाँ सामने डब्ल्यू बी, ठीक है, आर और टी तो पहले से ही है। ठीक है, आर टी डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, आर टी यहाँ क्रॉस लगा दो चाहे तो। ठीक है, ये आर टी, ये डॉट लगा दो, ये डब्ल्यू बी आर टी डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अब पाई नीचे आ गया तो ये पाई, और ये रहा आपका भी, तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई भी। ये जो है विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना हो गई, और ये किसकी हेल्प से हो गई, परासरण दाब की हेल्प से हो गई। समझ गए, ये है, कुछ नहीं है, ये सिंपल था। ठीक है, हमने एक एक चीज को समझाया, भाई पाई के अंदर तो कुछ नहीं मिल सकता, आर का कुछ फॉर्मूला नहीं होता, टी का कुछ फॉर्मूला नहीं होता, तो सी का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने पुट किया, और इस पर एन का फॉर्मूला पुट किया विलेय के लिए, तो ये हमारा एम बी निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा वन डॉट सिद्धांत हुआ, और वन डॉट सिद्धांत की हेल्प से जो विलेय का जो आणविक द्रव्यमान था वो हमने ज्ञात कर लिया है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं भाई वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, मस्त तरीके से आपके दिमाग में यार भाई बिठा देंगे इस चीज को। ठीक है, तो आओ जल्दी से समझते हैं। ठीक है, तो भाई देखो ये लिखा है वांट ऑफ गुणांक। अब वांट ऑफ गुणांक हम जान लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले आप अणु संख्या गुणधर्म बताओ कि आपने कितने अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं। आप हमें पहले ये बताओ, अणु संख्या गुणधर्म आपने कितने पढ़े हैं। तो भाई अणु संख्या गुणधर्म की अगर बात करें तो अणु संख्या गुणधर्म आपने 4 पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं बेटा, 4। एक पढ़ा है बेटा वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में क्या, अवनमन, और वाष्पदाब में अवनमन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से। वाष्पदाब में जो अवनमन पढ़ा है, इस वाष्पदाब में अवनमन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डेल पी से। ठीक है, चलो अब फिर आपने पढ़ा है बेटा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या, उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, डेल टीवी से।
ठीक है, डेल टीबी से। अब हेमांक में अवनमन पढ़ा है और हेमांक में अवनमन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल टी एफ से। और एक आपने पढ़ा है परासरण दाब, ये आपने 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े हैं, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े हैं। क्लियर है। और आपको ये पता था कि जो अणु संख्या गुणधर्म थे वो भाई अणु संख्या गुणधर्म थे, इसलिए वो अणुओं, ठीक है, वो अणुओं या फिर कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है वो अणुओं की संख्या और कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। सीधी सी बात, ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और कण में अणु, परमाणु और आयन तीनों आ जाएंगे। क्लियर। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर। और कण में कौन कौन आ जाता है, अणु, परमाणु, आयन, ये सब आ जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये लिखा है किसी पदार्थ के विलयन में, अब कोई भी पदार्थ का विलयन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने जो दिया वही हो, नहीं, कोई भी पदार्थ का विलयन हो सकता है। देखो, किसी पदार्थ के विलयन में अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान, अब ये कौन सी वाला है सर, ये प्रेक्षित मान ही हम नहीं समझे, टेंशन मत लो, प्रेक्षित मान समझ जाओगे। ठीक है, प्रेक्षित मान और अनुमानित मान ये भी नहीं समझे। ठीक है, कि अनुपात को वन ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, अभी सर ये प्रेक्षित मान और अनुमानित मान हम समझे नहीं, आओ समझाते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, समझाते हैं। देखो, हमने यहाँ पर NaCl लिया, हमने यहाँ पर क्या लिया, NaCl लिया। ठीक है, ये NaCl हमारे पास है और इस NaCl को हमने किस में डाल दिया, जल में। हमने इस NaCl को किस में डाल दिया, जल में डाल दिया। अब जल में डाल दिया, जैसे ही हम इस NaCl नमक को जल में डालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Na+Cl-। क्या प्राप्त हो जाएगा, Na+Cl-। समझ गए ना। ठीक है, अब हमें आप बताओ, जल में डालने से पहले इस पदार्थ के कितने कण थे, कितने कण थे? तो आप बोलोगे सर जब हमने जल में डाला, डालने से पहले हमने केवल NaCl जल में डाला था, जल में हमने जो डाला था केवल NaCl डाला था, तो इसका तो सर एक ही कण था, एक ही अणु था NaCl का। ठीक है, एक ही कण था, एक ही अणु था। लेकिन आपने जब इसको जल में डाल दिया तो जल में डालने के बाद आपको कितने कण प्राप्त हुए, 2, एक Na+ का और एक Cl- का, मतलब टोटल आपको 2 कण प्राप्त हुए। कितने कण प्राप्त हुए, 2 कण प्राप्त हुए। ध्यान से समझना इस बात को, कितने कण प्राप्त हुए, 2। तो आपने क्या अनुमान लगाया था कि हमारे पास एक कण है, आपने क्या अनुमान लगाया था कि हमारे पास कितना कण है, एक कण है, क्योंकि आपने एक ही कण को, एक ही अणु को, कण मतलब अणु, एक ही कण, एक ही अणु को जल में डाला था, ये अनुमान लगाया था। लेकिन आपको ऑब्जर्व कितना हुआ, प्राप्त कितना हुआ, तो आपको ऑब्जर्व हुआ 2 कण। आपको कितने कण प्राप्त हुए, 2, और कणों के रूप में आपको क्या प्राप्त हुए, आयन। क्या प्राप्त हुए, आयन प्राप्त हुए। तो कितने कण प्राप्त हुए, 2, एक Na+ का, एक Cl- का, 2 कण प्राप्त हुए। लेकिन डाला आपने कितना था, एक ही कण, एक ही अणु डाला था। तो आपने अनुमान जो लगाया था कि भाई हमारे पास एक कण है, वो आपकी अनुमानित मान, अनुमानित वैल्यू है। और जो आपको प्राप्त हुई वो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपको प्राप्त हुई है वो ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षित वैल्यू है। तो ये जो आपको प्राप्त हुई है ये ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षित वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आपको प्राप्त कितना हुआ, ये 2 कण, तो ये जो वैल्यू है ये प्रेक्षित है। अनुमान जो लगाया था वो आपका था अनुमान, अनुमानित वैल्यू। समझ गए। जैसे हमारे पास AlCl3 है, अब बताओ AlCl3 कितना है, एक ही अणु है, ये अपने आप में क्या है, एक अणु है, अपने आप में ये क्या है, एक अणु है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई तो एक ही अणु है, इसका एक ही कण है, एक ही कण है। लेकिन आपने इसको जल में डाल दिया, इसको आपने जल में डाल दिया तो आपको Al3+ और Cl1-, और Cl कितने हैं, 3 है, तो यहां लगाना पड़ेगा 3। ये तो आपको 11 से आता होगा।
तो आपको कितने Cl मिले 3, Al कितने मिले, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो आपने ऑब्जर्व किया, सॉरी आपने अनुमान लगाया था कि हमारे पास एक ही कण है, एक ही अणु है, तो यहाँ भी एक मिलना चाहिए, बट नहीं, यहाँ 3 कण मिले Cl माइनस के 3, सॉरी 4 कण मिले Cl माइनस के 3 और एक Al3 प्लस का, तो मतलब एक इसका और 3 इसका, टोटल आपको कितने कण प्राप्त हुए 4। तो ये जो आपको प्राप्त हुई ऑब्जर्व वैल्यू है और ये अनुमानित वैल्यू है, तो ये अनुमानित वैल्यू और ये प्रेक्षित वैल्यू, समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो प्रेक्षित मान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू और अनुमानित मान को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये है आप समझ गए, प्रेक्षित मान और अनुमानित मान। अनुमान जो लगाया वो अनुमानित और जो प्राप्त हुआ वो प्रेक्षित, ठीक है। तो अनुपात को वन ऑफ गुणांक कहते हैं, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ यहाँ समझते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई देखो वन ऑफ फैक्टर से संबंधित पूछता है, कोई यौगिक देता है और बोल देता है इसके लिए वन ऑफ फैक्टर क्या है। तो पहले अणु संख्या गुणधर्म का एक, सॉरी वन ऑफ गुणांक का एक फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ गुणांक आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बेटा, अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुणधर्म का, इधर तक सेम लिखना, इधर तक, ठीक है, ये इधर तक सेम लिखना, अणु संख्या गुणधर्म का अनुमानित मान का जो अनुपात होगा वो वन ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मतलब इनका जो ये है वास्तव में ना, इसकी जो प्रेक्षित वैल्यू और जो है ना सामान्य वैल्यू या फिर अनुमानित वैल्यू का जो अनुपात होगा वो वन ऑफ गुणांक होगा, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो हम कुछ यौगिकों के लिए वन ऑफ गुणांक की वैल्यू निकाल के बता रहा है, ठीक है। चलो इधर देखो, अब देखो जैसे हमसे ये पूछ लिया कि भाई NaCl के लिए वन ऑफ फैक्टर कितना है, NaCl के लिए वन ऑफ फैक्टर कितना है, तो भाई ये पहला यौगिक है, NaCl के लिए वन ऑफ फैक्टर या वन ऑफ गुणांक कितना है। तो सबसे पहले तो इसको जल में डालो, इसको वियोजित करो, तो जल में डालेंगे वियोजित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, कितने कण है, एक, और यहाँ पर एक ये और एक ये, तो 1 प्लस 1, टोटल हमें कितने कण प्राप्त हुए, 2, ठीक है। तो इसके लिए वन ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो आई लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्या है, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान। तो प्रेक्षित मान ये इस तरह वाला प्रेक्षित होता है, ये कौन सी वैल्यू है, प्रेक्षित वैल्यू है, ठीक है, प्रेक्षित वैल्यू है, ठीक है, प्रेक्षित वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू है, ये है अनुमानित वैल्यू, ठीक है, अनुमानित वैल्यू, ठीक है, अनुमानित वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करो तो प्रेक्षित मान कितना है 2 और अनुमानित मान कितना है 1, तो भाई 2 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो इसके लिए कितना आ गया, 2। समझ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल, भाई यहाँ पर हमारे पास AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 है, ठीक है, इसको हम जल में डालेंगे, तो भाई Al3 प्लस, ओके। और भाई यहाँ पर Cl 1 माइनस होता है, बट Cl कितने हैं, 3। देखो Al तो एक ही है तो यहाँ कुछ लगाना जरूरी नहीं है, बट Cl कितने हैं, यहाँ देखो 3 है तो यहाँ 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही अणु है, ठीक है, बट यहाँ पर इसका कुछ नहीं है, तो एक अणु ये है और इसके कितने आगे, इसके आगे 3 लगा है, 3 अणु इसके हैं, तो टोटल कितने अणु हो गए, 4। तो इसके लिए अगर आई निकालेंगे तो भाई प्रेक्षित मान कितना है, 4, और अनुमानित मान कितना है, 1, तो 4 में 1 का भाग लगाएंगे कितना, 4, तो इसके लिए आई कितना आया, 4 आया। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो भाई ये ऐसे निकाला जाता है वन ऑफ फैक्टर, ऐसे ही निकालेंगे, किसी भी अणु का वन ऑफ फैक्टर हो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। आओ और निकालते हैं, जैसे लिखा है CaSO4, ये है, ठीक है। अब देखो CaSO4 है, अब यहाँ पर तो अनुमान लगाया कि एक ही है, लेकिन ये जल में मिलाएंगे तो Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। अब सर ये प्लस माइनस में तोड़ना आपको नहीं आ रहा होगा, ये चीजें प्लस माइनस किस पे प्लस होता है किस पे माइनस होता है, ये 11 से सिखाते आ रहा हूँ, 11 में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल आपको कितने प्राप्त हुए, 2, और यहाँ कितना है 1, तो आई निकालेंगे तो यहाँ 2 है, 2 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे वन ऑफ फैक्टर किसी भी अणु के लिए आप
निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। ये है आपका वन टॉप गुणांक और वन टॉप फैक्टर। ठीक है, ओके भाई, तो ये ध्यान रखोगे आप कि नहीं रखोगे? बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और देखो, जैसे हमारे पास ये है CH3COOH, CH3COOH। अब इसको जैसे ही हम जल में डालेंगे, एसिटिक अम्ल को जैसे ही हम जल में डालेंगे, तो जो एसिटिक अम्ल है वो भाई डबल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब डबल हो जाएगा मतलब CH3COOH का हमें होल ट्वाइस प्राप्त होगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल को जल में डालते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कितने अणु प्राप्त हुए? यहाँ पर इस रूम में प्राप्त हुए, देखो 2 लगा है ना, 2 प्राप्त हुए। और यहाँ पर कितना है? 1। तो आई निकालेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 1, तो इधर 2 ही आने वाला है। ऐसे करके आप वन टॉप फैक्टर, वन टॉप गुणांक आप निकाल सकते हो, किसी भी अणु का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, ये सारा कुछ समझा दिया। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को, है ना, और मेरी मेहनत को समझ गए होगे। ठीक है, देखो आप पसीना आ रहा है, देखो आप बहुत अच्छे से, है ना। तो भाई इतनी पसीना में पंखा बंद करते, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको यार मेहनत जो दिखाई देनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, मस्त तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये तो सब कंप्लीट हो गया है ना, और ये सब निकाले लोगे अणुसंघ के गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अनुमानित मान, ही फार्मूला लिखी दोगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो ये वन टॉप फैक्टर था, वन टॉप गुणांक था, आया बहुत अच्छे से समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। तो वन टॉप से संबंधित जो भी टॉपिक थे आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किए। आई होप समझ में आया होगा सबको। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।